हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू कॉस्मोस क्लासेस। दिस इज अभय खेड़िया। मैं सभी बच्चों का हमारे चैनल पे स्वागत करता हूं और मेरी तरफ सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है और काफी स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्यों बोल रहे हो सर? बिकॉज ये चैप्टर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन बेस्ड है बेटा, इंफॉर्मेशन बेस्ड। हाँ, इंफॉर्मेशन को हमको नो डाउट इमेजिन ही करना है, विजुलाइज भी करना है, बट एट द सेम याद भी रखना है। सो यस, ये चैप्टर काफी स्कोरिंग हमारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट टुडे सेशन। नो, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको पहले 5 मिनट हम क्विक रिकैप करेंगे। सो बेसिकली अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया था भाई कि हमारे दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, वन इज अमॉर्फस एंड अदर इज क्रिस्टलाइन। सर आप बार बार रिपीट कर दो भाई, रट जाएगा आपको हर एक सेशन में। अमॉर्फस सॉलिड्स वो पार्टिकल्स सॉलिड्स होते हैं जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जहां पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। सिंस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है, देखो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, बिकॉज हम उसको थ्योरेटिकली कवर कर सकते हैं। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है तो बेसिकली हम उसका कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट पढ़ेंगे, जिसके कारण हम पूरे सॉलिड्स को पढ़ पाएंगे। ठीक है ना? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। वन इज आयनिक, मेटालिक, कोवलेंट एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है ना? इसके बारे में इन डेप्थ बताया आपको। फिर इस चैप्टर में काफी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें बेसिकली आपको 3 से 4 टर्म्स तो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे, जैसे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है सर? भाई हम पूरा का पूरा सॉलिड को नहीं पढ़ने वाले, हम उस सॉलिड के छोटे से पार्ट को जो बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज वो सॉलिड एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, एक रेगुलर अरेंजमेंट है। तो एक ऐसा यूनिट होगा जो बार बार रिपीट हो रहा हो, दिख रहा होगा, एंड दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज नोन एज यूनिट सेल। और इस चैप्टर में हम यूनिट सेल को पूरी एनालाइज करेंगे, यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। फिर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। जब हम यूनिट सेल लेते हैं तो 2 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज सिंपल यूनिट सेल, फिर 3 में सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं। कौन कौन से? बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको मिला के टोटल 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मिलते हैं हमारे पास। फिर एक टर्म बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ सॉलिड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स टचिंग अ पर्टिकुलर पार्टिकल इन अ सॉलिड। एक पार्टिकल को सॉलिड में कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। सॉलिड में पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? यस, सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जिस सॉलिड में जितने ज्यादा पार्टिकल्स टच कर रहे हैं, इट मीन वो सॉलिड उतना ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं बेटा, लेट्स से बहुत सारे लोग चिपक चिपक के खड़े हैं, इट मीन वो ज्यादा पैक्ड हुआ ना। जब बहुत भीड़ भड़के में खड़े होगे तो आपको हो सकता है आपको 10 लोग डायरेक्टली टच कर रहे हो, आपके चारों ओर बॉडी के 10 लोग खड़े हैं। इट मीन आपकी सॉलिड प्रॉपर्टी ज्यादा है, बिकॉज यू आर क्लोजली पैक्ड, टाइटली पैक्ड। सिमिलरली एक टर्म और यूज करेंगे, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हम यहाँ निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं, हम डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे। और डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज Z into A upon Na into V। Z is number of atoms per unit cell, A is the atomic mass of the atom of the unit cell, उस एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक मास उसका, अपॉन Na is Avogadro number, V is the volume of unit cell। जहां पे अल्टीमेटली आपको बताऊंगा, यहाँ पे हम जनरली 90% या 95% हम क्यूबिक यूनिट सेल से डील करेंगे, सो विच इज गोइंग टू बी ए क्यूब। एक यूनिट सेल आपको पढ़ाऊंगा हेक्सागोनल यूनिट सेल, वहां पे वॉल्यूम हम अलग तरीके से निकालेंगे। ठीक है ना? हम वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट निकाल के वहां पे हेक्सागोनल यूनिट्स निकालेंगे कि एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करके हम वॉल्यूम हेक्सागोनल यूनिट सेल निकालेंगे, बताऊंगा आपको। फिर आता है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन। व्हाट यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन? कि आपने जो यूनिट सेल सेलेक्ट किया जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसमें कितना वॉल्यूम हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सुनना बेटा, पैकिंग कितनी अच्छी पैकिंग है। तो बेसिकली जो रिपीटिंग यूनिट है, अगर आपने उस रिपीटिंग यूनिट जिसको हम बोलते हैं यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम और एटम्स ने ऑक्यूपाई कर लिया, डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, इज नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना? जब 2D क्लोज पैकिंग, अब ध्यान रखना, हमारे जो पार्टिकल्स की पैकिंग है, हम 2D क्लोज पैकिंग भी कर सकते हैं। और जब हम 2D क्लोज की प्लास्टिक करेंगे तो हम एरिया की बात करेंगे, बिकॉज एटम्स का अरेंजमेंट एक प्लेन में है। तो वहां भी हमारा जो यूनिट सेल होगा वो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा, क्यूब होगा, हेक्सागोनल होगा, तो वो क्यूबिक शेप, वो मतलब प्लेनर ऑब्जेक्ट होगा। तो वहां पे इंस्टेड ऑफ वॉल्यूम, यहाँ पे जो पैकिंग फ्रैक्शन है वॉल्यूम लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वहां पे बोलूंगा एरिया ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ना? और जब हम 3D क्लोज पैकिंग करेंगे, जब एटम्स का अरेंजमेंट एक प्लेन और उसके अलोंग, उसके हाइट के अलोंग भी अरेंज करूंगा, मींस तीनों एक्सिस के अलोंग एटम्स को अरेंज करूंगा, तब वहां पे हम पैकिंग फ्रैक्शन में वॉल्यूम की बात करेंगे, जो कि इस चैप्टर में हमको करना है, बिकॉज हम 3D सॉलिड से बात करने वाले हैं। ठीक है ना? फिर वी हैव डिस्कस्ड
कि फिर हम जब क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स करते हैं तो हमको 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स पाए गए। सभी सॉलिड्स को जो हमने एनालाइज किया, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस वर फाउंड। नाम याद कराया था आपको, कुड़ी तेरे और हमारे रिश्ते में तकरार। कुड़ी स्टैंड फॉर क्यूबिक, तेरे स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, और स्टैंड फॉर ऑर्थोरम्बिक, हमारे स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, रिश्ते स्टैंड फॉर रोम्बोहेड्रल, मे स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक, तकरार स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक। सो देयर वर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, जिसमें से हमको सिर्फ एक ही क्रिस्टल लैटिस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, दैट इज गोइंग टू बी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जहां पे आपका लैटिस जो है क्यूबिक शेप का है, हमको सिर्फ उसी को पढ़ना है। सब बाकी सब क्यों नहीं पढ़ रहे? बिकॉज आप 12वीं के छात्र हैं, अभी आप जब साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनेंगे, रिसर्च करेंगे, तब आपको सभी टाइप के क्रिस्टल लैटिस को पढ़ना पड़ेगा। तब हो सकता है कि भाई आप लोग साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन गए और आपको भी भाई एलियन वेलियन स्पेस वेस में गए आप लोग, और किसी स्पेस में आपसे कोई स्पेस रॉक ढूंढ के लाए, तब हो सकता है आप स्पेस रॉक में आपको कोई नया टाइप का क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, बिकॉज वो स्पेस का पार्ट है भाई, हमारे अर्थ का क्रिस्टल नहीं है। ठीक है ना? तो बेसिकली वो पार्ट आप कहाँ करेंगे, और फिर वहां पे इसको एनालिसिस कर रहे हैं, भाई साहब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी पैकिंग अच्छी है। वहां पे आप सॉलिड्स को डिस्टिंग्विश करेंगे, उसके क्रिस्टल लैटिस को देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वी हैव वेरियस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना? मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पता था बट अभी थोड़ा भूल गया हूं मैं, ठीक है ना? सो बेसिकली क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के डेटा आपको टिप्स में होना चाहिए। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, बट एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चीजें टिप्स में हो जाए। जैसे कि टर्म नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? आपके 8, ठीक है ना? नंबर ऑफ एजेस कितनी होती है? 12। नंबर ऑफ फेसेस, कितनी फेसेस होती है? 6। नंबर ऑफ एज सेंटर, जितनी एजेस उतनी ही एज सेंटर, कितनी हो गई आपके पास? 12। नंबर ऑफ फेस सेंटर, जितने फेस उतनी ही फेस सेंटर, कितनी होगी? 6। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर एक ही होता है आपका, जो बॉडी में होता है, सेंटर में होता है, बॉडी सेंटर 1। नंबर ऑफ फेस डायगोनल, एक फेस में 2 डायगोनल बना सकते हैं, एक ये और एक ये क्रॉस करके, तो कितने फेसेस है? 6। तो टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने हो गए आपके पास? 12। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल इज √2a। अगर ये लेंथ a है, ये लेंथ a है, तो बेटा ये 90 डिग्री एंगल है, तो √2a। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे? 4। और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना होगा? √3a। टिप्स में होना चाहिए आपको ये डेटा, टिप्स में होना चाहिए एकदम, मतलब आपके दिमाग को सोचना ना पड़े, आपके दिमाग से तुरंत आपके वर्ड्स में निकल जाए। जैसे आपसे पूछूं आपका नाम क्या है, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या? नहीं ना, वैसे ये टिप्स में होना चाहिए आपको, ठीक है ना? तब जाके मान के चलूंगा भाई कि हम क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। और बेटा ये सबसे इजी क्रिस्टल सिस्टम है यार, बाकी सब में तो हालत खराब हो जाती है, बिकॉज वहां पे ना तो वॉल्यूम पता होता है, या तो वॉल्यूम भी पता है एक क्यूब, और वहां पे एक्सप्रेस करना भी बहुत आसान है। सिस्टम बहुत सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल है, सिस्टम है सबसे सिमेट्रिकल। जब बाकी सब तो क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको, टेट्राहेड्रन, ये सब भी अनसिमेट्रिकल है, उसको तो इमेजिन करना ही दूर के बाहर भाई। अल्टीमेटली वो 3D ऑब्जेक्ट्स है भाई, उसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट, ठीक है ना? फिर एक पार्ट बताया था कि किसी भी यूनिट सेल के, क्यूब के यूनिट सेल के, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्यूबिक यूनिट सेल, सिर्फ ये डेटा जो है, दिस डेटा इज ओनली फॉर द क्यूब, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना? बिकॉज आगे जाके एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक यूनिट सेल और पढ़ाऊंगा, दैट इज गोइंग टू बी हेक्सागन यूनिट सेल, जहां पे यूनिट सेल मेरा हेक्सागन शेप का बनेगा, एक हेक्सागनल हेक्सानॉइड बनेगा एक तरह से, हेक्सानॉइड, जहां हेक्सागन का बेस होगा, उसकी कुछ हाइट होगी, नीचे भी हेक्सागन होगा। तो वहां पे ये कॉन्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं है, वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ अलग रहेगा, वहां पे अलग बैठेंगे अपन। तो कोई भी एटम कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल में बैठा है, किसी भी यूनिट सेल के, क्यूबिक यूनिट सेल के कॉर्नर में है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1/8। लास्ट क्लास में बताया था आपको। क्यूब के फेस में जो एटम, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/2। क्यूब की एज में कोई एटम है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/4। और क्यूब के बॉडी सेंटर में कोई एटम है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 1। बच्चों के मन में डाउट होता था, सर क्यूब के और कोई पोजिशन नहीं है कि जहां ये एटम हो सकता है? भाई वी आर डीलिंग विथ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है। तो बेटा अगर पार्टिकल्स क्यूब के कहीं रैंडम पोजीशन पड़ा हो गया, तो बेटा फिर काहे का क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है ना? तो दिस आर द स्पेसिफिक पोजीशंस ऑफ द क्यूब, जिसका कंट्रीब्यूशन आपके अगेन टिप्स में होना जरूरी है, ठीक है ना? नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सो आज का सेशन मेरा ये शुरू होता है। सो अगेन आई विल चेक, मैंने आपको कितना टाइम आपका बर्बाद नहीं किया बेटा, मैं 10 मिनट आपको रिवाइज करा रहा हूँ, कंसेप्ट को लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप चीजों को याद अच्छे से रख पाएंगे। मैं देखा हूं कई लोगों को कि जब वो पढ़ाई करते हैं तो उनको पता ही नहीं यार कि ये पार्ट का लिंकेज क्या है, सीक्वेंस होता है ना, जैसे आप उस चीज को लिंक नहीं कर पाते हैं, फिर आप अल्टीमेटली यू एंड अप इनटू द कंफ्यूजन और हैविंग द शॉर्ट टर्म मेमोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अभी जब तक पढ़ रहे तब तक याद है, बाद में सब सब खत्म, ठीक है ना? चलिए,
अब मैंने आपको बताया था 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। कौन-कौन से? सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर, एंड सेंटर्ड। इन क्यूबिक यूनिट सेल देयर आर ओनली 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड इसमें नहीं होता। एंड सेंटर्ड क्यों नहीं होता? लेट्स से आपके लिए क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आना। सो व्हाई एंड सेंटर्ड यूनिट सेल इज नॉट पॉसिबल इन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस? ये आपके लिए क्वेश्चन है एज अ होमवर्क। आप लोग ट्राई करके आओ। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्या सर? तो 4 टाइप की यूनिट सेल है, उसमें से एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस के लिए में नहीं पाया जाता है, ऐसा क्यों? सो इट्स अ होमवर्क फॉर यू। व्हाई एंड सेंटर्ड, सोच के आओ, पढ़ के आओ, ढूंढ के आओ, यूनिट सेल इज नॉट पॉसिबल इन क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस। ये आपके लिए होमवर्क है। बट आज हम इन तीनों टाइप के यूनिट सेल, इन क्यूबिक यूनिट सेल को कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट वन इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसका शॉर्ट फॉर्म एससीसी भी यूज करेंगे। सिंपल, एस स्टैंड फॉर सिंपल, ठीक है ना। सी स्टैंड फॉर क्यूबिक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि हम सिंपल तो है बट किसका? क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस का है। तो देखो एस सी स्टैंड फॉर क्यूबिक। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यू नहीं लिखना अपने को, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट सेल। सी स्टैंड फॉर क्यूबिक, ध्यान रखना बीच वाला सी स्टैंड फॉर क्यूबिक है कि हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ एटम्स प्रेजेंट इन ओनली एट कॉर्नर्स, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। सिंस यहाँ पे क्रिस्टल लैटिस मेरा क्यूब शेप का है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स, क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। सिंस एटम सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स में है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे, तो बताओ लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे? टोटल कितने जगह पे मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है? सिर्फ 8। वी नीड 8 पॉइंट्स इन अ 3D पॉइंट, 3D स्पेस टू एक्सप्रेस दिस यूनिट सेल। देखो लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए हमारे पास? 8। 8 डॉट की जरूरत पड़ेगी मेरे को एक्सप्रेस करने के लिए। लैटिस पॉइंट्स कितने हो गए? 8, ठीक है ना। अब ये चीज मैंने आपको बताई थी कि भाई हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 3D में ज़्यादा डायग्राम्स नहीं बना सकता, बिकॉज हम ये तो मैंने आपको 3D जो स्फीयर दिखा रहा हूँ, अभी 3D स्फीयर तो मैं सिस्टम से बना रहा हूँ, आपके लिए इमेज लाया हूँ। बट एग्जाम टाइम आपके लिए पॉसिबल नहीं कि आप 3D सिस्टम्स को बार बार ड्रॉ कर पाओ। स्ट्रक्चर्स क्यूब को इतना कॉम्प्लेक्स आप ड्रॉ नहीं कर सकते। so, ध्यान रखना बेटा, दिस आर बेसिकली द सेंटर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये सेंटर्स हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका है। ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी हैं हमारे, ये सेंटर्स हैं उसके। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यों बोल रहे हो सर आप? पार्टिकल क्यों बोल रहे हो भाई? अगर आयनिक सॉलिड हुआ तो ये कैटायन एनायन है, मेटालिक सॉलिड हुआ तो कर्नल है ये, मॉलिक्यूलर सॉलिड हुआ तो मॉलिक्यूल है ये, कोवलेंट सॉलिड हुआ तो एटम ही है, ठीक है ना। अल्टीमेटली पार्टिकल है, ठीक है। तो अभी मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेरे कॉर्नर, ये सेंटर से रिप्रेजेंट कर रहा है। बट एक्चुअली ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच करते हैं। जब पार्टिकल्स आपके कॉर्नर में प्रेजेंट हैं, तो बेटा सिंस इट इज अ सॉलिड, therefore दिस पार्टिकल्स आर टचिंग इच अदर। ये पार्टिकल्स अपने आप को एक दूसरे को टच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। सो दिस पार्टिकल्स आर टचिंग ईच अदर, ध्यान रखने आप लोगों को। सिंस वी आर डीलिंग विद सॉलिड्स, ऐसा नहीं होगा कि सर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के सॉलिड में एक कॉर्नर में एक एटम है, दूसरा एटम कहीं और है, ऐसा थोड़ा दूर है, ऐसा नहीं। दिस पार्टिकल्स आर गोइंग टू टच ईच अदर। अब ध्यान क्या रखना बेटा, ये एक्चुअल अरेंजमेंट तो ये है एटम्स का, पार्टिकल्स का। यूनिट सेल तो मैंने इमेजिन किया ना भाई, यूनिट सेल तो मैंने ढूंढा। अरे यार इस अरेंजमेंट में ये क्यूबिकल टाइप का यूनिट सेल मैं बाहर निकाल सकता हूँ, जो कि बार बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखना ये पार्ट इमेजिनरी है मेरे लिए, एक्चुअली इट इज दिस। ये एटम्स का अरेंजमेंट है। आपको कभी भी एटम्स का अरेंजमेंट आपको दिखाऊंगा, अगर आप किसी लेट से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप किसी सॉलिड को ऑब्जर्व कर रहे हैं एटॉमिक लेवल में, तो आपको यूनिट सेल थोड़ा दिखेगा। यूनिट सेल तो आप इमेजिन करोगे ना, आप ढूंढोगे सर कौन सा छोटा सा शेप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा क्यूबिक शेप रिपीट हो रहा है, अच्छा यूनिट सेल इसका मैंने बनाया क्यूबिक शेप का। अब इस क्यूब को मैं एनालाइज कर लेता हूँ बस, कि क्यूब के कौन कौन से पॉइंट में, कौन कौन से प्लेसेस में कितने एटम्स हैं, तो कितना वॉल्यूम है, तो कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, वो सब कुछ यहाँ एनालाइज करेंगे, ठीक है ना। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म, मैं एज अ जेई स्टूडेंट, मैं एज अ जेई वाला आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा बेटा, बिकॉज आपको पढ़ना तो सिलेबस में यही है, बट मैं आपको एज अ कंफ्यूज करना चाहूँ। मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल,
मैंने आपको क्वेश्चन ये दे दिया आपको, सुना बेटा, मैं आगे जाके जो भी कुछ पैरामीटर्स पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसको लिखने की बजाय सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, मैंने क्वेश्चन में इसको बोल दिया ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, कि ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एज लेंथ कितनी है, उसका यूनिट सेल क्या है, ये सब आपसे पूछ लिया बेटा। बच्चा कंफ्यूज्ड। जब आपके एटम्स का ए टाइप का अरेंजमेंट हो और स्क्वायर क्लोज पैक ए टाइप में स्क्वायर क्लोज की पैकिंग हो, तो बेटा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका यूनिट सेल क्या होगा, उसकी एज लेंथ क्या होगी यूनिट सेल की, उसकी पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। अल्टीमेटली वो सब कुछ, उस सभी का सभी आंसर आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है। तो पहली बात ये समझो, ये चीज आपको पता होना चाहिए, एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए क्या, कि ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज आल्सो नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ए टाइप, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सुनना बेटा, ए टाइप क्यों बोल रहा हूँ। देखो ए टाइप मींस, अब ये 3D है, ए स्टैंड्स फॉर, लेट्स से ये जो ऊपर का अरेंजमेंट है, ये जो ऊपर का अरेंजमेंट है, अगर आपने उसको ए लेयर बोला, सुनो बेटा, ये एक प्लेन में एटम्स है, इस प्लेन के एटम्स को अगर आपने ए लेयर बोला, तो बच्चों आप अगर आप ऑब्जर्व करोगे, नीचे का लेयर भी एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। जो भी एटम्स इसके नीचे नेक्स्ट लेयर में है, नेक्स्ट प्लेन में है, दैट इज ऑल्सो आइडेंटिकल। तो अगर ऊपर वाले को ए लेयर बोला, तो नीचे वाले को भी ए लेयर बोलूंगा। हाँ सर, ठीक है ना। दूसरी बात, इसको स्क्वायर ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोला, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए बेटा, मैं आपको 2D में पढ़ाया था, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट में पढ़ाया था आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जहां पे एटम्स का अरेंजमेंट अगर पहली वाली रो में ऐसा है, फर्स्ट रो में ऐसा है, तो सेकेंड रो में भी पार्टिकल्स आपके जस्ट उसके नीचे हो, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो बेटा देखिए, ये एटम्स का की फर्स्ट रो है एक प्लेन में, तो उसकी सेकेंड रो में देखिए एटम्स जस्ट उसके जस्ट नीचे है। देखो ना बेटा, ये एटम्स की फर्स्ट रो है, सेकेंड रो जस्ट उसके नीचे है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बेटा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ द अरेंजमेंट इज ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, देन व्हाट इज द यूनिट सेल फॉर्म। आपका यूनिट सेल क्या बनेगा बेटा, वहां पे यूनिट सेल आपका बनता है क्यूबिक यूनिट सेल। इनफैक्ट आई कैन से द यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बिकॉज जो यूनिट सेल ले रहा हूँ यहाँ पे कहीं भी सेंटर में एटम्स नहीं आ रहे, किसी के सेंटर में एटम्स नहीं आ रहे, एटम सिर्फ कहाँ आ रहे हैं, कॉर्नर्स में आ रहे हैं। सो द यूनिट सेल फॉर्म्ड इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मेरी बात समझ में आ रही है। एग्जाम पे क्वेश्चन हो गया, इन केस ऑफ ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग व्हाट इज द यूनिट सेल फॉर्म। सो यूनिट सेल फॉर्म्ड इज क्यूबिक यूनिट सेल, नहीं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बिकॉज ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपके एटम सिर्फ कॉर्नर्स में आ रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है। So this packing or arrangement is also known as AA type of square close packing. Please इस point को आप लोगों को ध्यान रखना है, very important point from my side in order to create a more advanced level question. Advanced क्यों पूछा वही है, but आपको मैंने confuse कर दिया, ठीक है ना। So let's come back to the question. अब ये सब पैरामीटर्स है, रिजल्ट्स हैं जो अल्टीमेटली आपको फटाफट निकालना आना चाहिए। इनकेस अगर आप याद नहीं कर रहे हैं तो आपको ये निकालना चाहिए। फर्स्ट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। भाई टोटल 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, बट के सभी की सभी का पूरा कंट्रीब्यूशन है क्या, नहीं, ये तो यूनिट सेल है ना भाई। तो इस यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, इतना ही होता है ना। टोटल कॉर्नर एटम्स कितने हैं, 8। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना हो जाएगा सर, 8 कॉर्नर एटम्स है, हर एक का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, टोटल आंसर 1। सो इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए हमारे पास, 1। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल एक इमेजिनरी चीज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक चीज मैं नोट बना के आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूं बेटा आपको, क्यूब इज अ यूनिट सेल विच इज इमेजिनरी। ये इमेजिनरी चीज बेटा, यूनिट सेल एक इमेजिनरी चीज है। देयरफॉर ऑलवेज, ये हैबिट डाल लो आप लोग, ऑलवेज एक्सप्रेस एज लेंथ ऑफ क्यूब इन टर्म्स ऑफ आर। भाई अल्टीमेटली क्या चीज आया जो आपने इमेजिन किया, ए, तो ए को आपको हमेशा आर के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अगर आपका ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो आपने देखा सर कॉर्नर के एटम्स टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो सर ये लेंथ भी आर है, ये लेंथ भी आर है, और क्यूब की लेंथ सर टोटल है हमारी ए। देयरफॉर कैन आई से दैट देयरफॉर ए इक्वल्स टू 2r। ये रिजल्ट भी टिप्स में होना चाहिए आपके बच्चा। ए इक्वल्स टू 2r इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तुरंत इमेजिन करके रिजल्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर व्हिच आर टचिंग ईच अदर, देयरफॉर एज लेंथ इक्वल्स टू 2r।
तुरंत क्लिक करना चाहिए आपका, तुरंत, सोचने का टाइम नहीं है अपने पास, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पूछ लिया गया सिंपल क्यूबिक यूनिट्स में, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इट इज Z into 4/3 पाई आर क्यूब। भाई एटम्स का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, बट कितने एटम्स है, Z एटम्स है, तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इट इज Z into 4/3 पाई आर क्यूब। कितने एटम है सर, 1 एटम है, तो ये कितना आंसर आ गया, इट इज 1 into 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, आपने यूनिट सेल क्या इमेजिन किया है सर, सिंस यूनिट सेल क्या है हमारा, सिंस यूनिट सेल इज क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका ए क्यूब। अब ए क्यूब मत लिखना बेटा, ए तो अननोन पैरामीटर है आपके लिए, अब ये पॉइंट ध्यान रखना, आंसर मत लिखना सर ए क्यूब, ए तो अननोन चीज है भाई, नोन पैरामीटर क्या है कि भाई आपके जो एटम्स है उसका रेडियस नोन है आपको, भाई समझो यार, आपके सॉलिड में आर आपको पता है ना, आप सॉलिड को देख के आप उसका रेडियस निकाल पाओगे ना, यूनिट सेल तो आप खुद इमेजिन कर रहे हो ना, सो ऑलवेज एक्सप्रेस द एच लेंथ इन टर्म्स ऑफ आर, सिंस ए इक्वल्स टू 2r, यहाँ पे ए का वैल्यू 2r है, देयरफॉर वॉल्यूम इज 2r का क्यूब विच इज 8r क्यूब। अब यहां से एक चीज और निकल जाएगी मेरी, पैकिंग फ्रैक्शन, व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम एटम्स ने ऑक्यूपाई किया अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकाल ही लिया है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकाल दिया है, मैंने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया है, सो लेट्स कम बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। समझो बेटा ये सभी टर्म्स आपसे पूछी जाएंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज में, बस मैं इसको पहले थ्योरी की फॉर्म में आपके सामने कवर कर रहा हूँ। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है बच्चा, डेफिनेशन फिर लिख दूं अगर मैं आपके सामने, इट इज फॉर्मूला है z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेसिकली क्या लिखा है अपन ने ऊपर, z इंटू 4/3 आर क्यूब क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो क्या हो गया वैल्यू, देखो z का वैल्यू था 1, 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 8r क्यूब, जो क्या क्या कट रहा है, आर क्यूब कैंसिल, 4 2 सा 8 हो गया, सो इट इज पाई/6 आ गया बेसिकली, पाई का वैल्यू 3.14। इसको जब सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू याद रहे आपको, तो इसकी सॉल्व करके वैल्यू आती है आपकी पॉइंट, एग्जैक्टली मेरे को क्या नहीं, इट इज 0.5233, 0.5233, 0.5233, इट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी बेटा 52.33%। सोच रहे हो यार, खुद समझो बेटा, एक ऐसा सॉलिड जिसका 50% स्पेस भरा है, 50% स्पेस क्या है, खाली है, ये देख के समझ में आ रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक अच्छा अरेंजमेंट नहीं है, इट इज नॉट अ गुड अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स। अगर ऐसे सॉलिड्स हैं जिसमें अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का अरेंजमेंट है, वो सॉलिड काफी ही कमजोर होगा यार, उसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड ही नहीं बेटा, उसमें आधी प्रॉपर्टीज तो लिक्विड की होंगी एक तरह से, बिकॉज जहां एटम्स क्लोजली पैक्ड नहीं बेटा, वो लिक्विड बनने लग गया एक तरह से। सो कैन आई जस्ट टेक, सो कैन आई से दैट, जस्ट एक ऐसा नोट बना के लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जस्ट टू मेक श्योर कि आपको चीजों को फील आए, सिंस इन अबव पैकिंग, जस्ट एक लिख रहा हूं, ओनली 50% ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड, 50% रफली लिख रहा हूं ना यार मैं, अल्टीमेटली है तो कितनी 52%, therefore we can say that simple cubic unit cell, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको बोलते हैं ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और ए टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोथ आर द सेम थिंग्स, सो इफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज अ वेरी अनस्टेबल पैकिंग, ये एक काफी ही अनस्टेबल पैकिंग है, ठीक है ना। ये डेटा याद होना चाहिए बेटा, 52.33 मेरी पैकिंग एफिशिएंसी इज 0.5233, ये रिजल्ट याद होने चाहिए बिकॉज दीस आर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। क्वेश्चन आएगा तुरंत टिक करना है, वहां पे बैठ के कैलकुलेट करो तो बेटा बेवकूफी है, बिकॉज हमको गिने चुने सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल को ही पढ़ना है, उसको भी हम याद नहीं कर पा रहे उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, तो हम बेटा बेवकूफ है, हम एग्जाम टाइम बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। भाई कोई नया यूनिट सेल आ गया, कुछ नया डायग्राम बना के मेरे पूछ ले बेटा इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट यहाँ पे तो आपको डेटा टिप्स में होना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितना हो जाएगा, therefore परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस कितना होता है बेटा 100 माइनस ईटा, सो इट इज 100 माइनस 52 पॉइंट कितना आया था 33, therefore परसेंटेज ऑफ व्हाइट स्पेस, देखो कुछ भी पूछ सकता है बेटा,
मैं तो बस आपको नोट्स के फॉर्म में सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 100 माइनस 52.33 कितना आ गया आपका 47.6%। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पैकिंग एफिशिएंसी पूछने के बजाय परसेंटेज व्हाइट स्पेस पूछ लिया। अल्टीमेटली आपको करना क्या पड़ेगा, आपको निकालना तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी ही पड़ेगा, नॉट डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको टिप्स में होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इट इज Z इंटू ए अपॉन Na इंटू बी, ठीक है ना। Z का वैल्यू अभी सॉल्व करिए, हमारा 1 आया। ए आपको क्वेश्चन में देख के पता लगा, कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कौन से एटम का एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन है तो 56 हो गया, सोडियम है तो 23 हो गया। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। Na का वैल्यू आपको पता है बेटा 6.023 10 की पावर 23। और वॉल्यूम कितना है आपका, ध्यान रखना 8 r क्यूब है। यहाँ पे जब आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तब वॉल्यूम है आपका 8 r क्यूब। r का वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई एक Fe एटम है जो कि हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अरेंज्ड है, जिसका खुद का रेडियस ऑफ एटम कितना है आपका, लेट से कुछ देगा 0.52 पिकोमीटर। देन कैलकुलेट डेंसिटी। यहाँ पे जो डेंसिटी आएगी इट शुड बी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ऑप्शंस में जो यूनिट्स होंगे इट इज गोइंग टू बी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, बिकॉज एटॉमिक मास को आप ग्राम में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ये आपको पहले बता दिया हूं, ठीक है ना। जिसको आप कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको कराऊंगा, टेंशन मत लेना आपको, ठीक है ना। अभी तो पहले रिजल्ट्स को मैं आपको फैमिलराइज करा रहा हूं, ठीक है ना। नौ सबसे इंपॉर्टेंट जो बच्चों को सबसे खतरनाक लगता है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा सुनो बच्चा, अब यहाँ पे आप लोगों को मतलब मजा आ जाएगा। अब देखिए इसको एनालाइज करने के लिए मैंने आपको एक बहुत शानदार रिजल्ट है जो मैं आपको जब मैंने पढ़ाया था सेकेंड लेक्चर के दौरान, एक टर्म कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने आपको वहां पे क्यूबिक यूनिट सेल को बहुत शानदार तरीके से एनालाइज किया था ना। बिफोर वी मूव टू दैट, पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बोलूं कि अगर मेरा क्यूबिक यूनिट सेल में कोई भी पार्टिकल है, ये रहा रेफरेंस पार्टिकल मैंने रखा। नाउ व्हाट डू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, द नंबर ऑफ नियरेस्ट पार्टिकल, द पार्टिकल्स व्हिच आर डायरेक्टली टचिंग टू ईच अदर। अब आप खुद सोचो इस अरेंजमेंट में, इस रेफरेंस से कोई भी एटम रेफरेंस लिया, किस किस डिस्टेंस में पार्टिकल्स हैं। सर आप बोलेंगे सर एक तो ए डिस्टेंस में एक पार्टिकल है, सर एक पार्टिकल है यहाँ पे, सर उसको अलग कलर लेता हूं। सर एक पार्टिकल है हमारे पास यहाँ पे √2 डिस्टेंस में भी है। और सर एक पार्टिकल, इस रेफरेंस अगर मैं लूं तो एक पार्टिकल इससे सर √3 डिस्टेंस में भी है। और कोई डिस्टेंस है क्या यहाँ पे, बताइए बच्चे, और कोई डिस्टेंस है क्या बेटा। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ आता है। तो बताइए तीनों डिस्टेंस में से कौन से डिस्टेंस जो सबसे मिनिमम है, कौन से पॉइंट है जो इस पार्टिकल से सबसे पास में कौन हुआ जिसकी डिस्टेंस सबसे कम हुई। कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस में है, ए वाला पार्टिकल। सो द मिनिमम डिस्टेंस, तो मैं क्या बोलूंगा, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते समय विच इज नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, कितने इसके नियरेस्ट नेबर है। तो नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में पाया गया बेटा, इट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ ए। भाई √2a कितना होगा आपका 1.414, √3a कितना होगा 1.73। सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कौन से डिस्टेंस पाया गया, ए डिस्टेंस में। और ए डिस्टेंस में अगर आप क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पार्टिकल कितने हैं, ये मैंने आपको रिजल्ट बताया था, मैं दोबारा दिखा दूं। किसी भी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में बेटा, क्रिस्टल लैटिस बेटा, ये तो यूनिट सेल है ना भाई। यूनिट सेल में आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ए डिस्टेंस में इसमें कितने पार्टिकल्स है। तो मैंने आपको पूरा का पूरा इसका एक एनालिसिस दिया था सेकंड लेक्चर में। भाई अगर आप, ये यूनिट सेल है आपका, बट यूनिट सेल वो तो चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो ए डिस्टेंस में टोटल कितने पार्टिकल्स आए थे बेटा, 6 पार्टिकल्स आए थे। मैंने बोला था रट लेना, इसको रट लेना। सो बेसिकली टेबल के फॉर्म में भी मैंने आपको दिया था कि भाई ए डिस्टेंस में या फिर a/2 डिस्टेंस में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6। किसी भी क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में a/√2 या √2a डिस्टेंस, मतलब फेस डायगोनल में अलोंग या फेस डायगोनल से कुछ हाफ लेंथ के अलोंग, उसी एक्सिस के अलोंग कितने पार्टिकल्स मिलेंगे आपको, किसी भी रेफरेंस पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल ऑफ द क्यूब से 12। और किसी भी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल अलोंग, उसके कितने पार्टिकल्स टोटल है 8। ये याद रख लो डेटा। अब देखिए बेटा क्वेश्चन कितना आसान हो गया।
देयरफॉर मेरा नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स कितने होंगे बेटा यहाँ पे? ए डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स कितने थे? 6। किसी ने मुझसे सवाल पूछ लिया, सो आई वांट टू फाइंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर नहीं, नंबर ऑफ नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ये तो नियरेस्ट नेबर था। अब मेरे से पूछा सर नेक्स्ट नेबर कौन है? तो नेक्स्ट दूसरा पार्टिकल कौन से डिस्टेंस में पाया गया बेटा? रूट टू ए डिस्टेंस में है, जो मिनिमम है। नेक्स्ट डिस्टेंस कौन सी? रूट टू ए में। रूट टू ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं फ्रॉम एनी पार्टिकल एट ए क्यूब? बताया बेटा 12। देयरफॉर आंसर कितना हो गया? 12। जेई मेंस का क्वेश्चन। थर्ड, किसी ने पूछ लिया सर मेरे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताओ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अब आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, अब उस पार्टिकल से कौन सा पार्टिकल है जो लेट से फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड डिस्टेंस में हो? सर कौन सा पार्टिकल है? सर रूट थ्री में एक डिस्टेंस में एक पार्टिकल है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर कितना? रूट थ्री डिस्टेंस में। और रूट थ्री डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स होते हैं? मैंने आपको लिख के दिया था बेटा 8। खत्म हो गया बेटा कोऑर्डिनेशन में। देखो आप लोग रट्टा मारते हैं इसको, देखो कितना अच्छा रिजल्ट। लेकिन हाँ, वो 3 रिजल्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज वो इमेजिन करना हमारे एग्जाम टाइम डिफिकल्ट है। सो टेबल के फॉर्म में ये रहा, देखो ये टेबल मैंने आपके सामने दोबारा बनाई है। सो क्वेश्चन ने पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, जिसको हम टेक्निकल टर्म में कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म में हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। तो बोलोगे सर इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस में एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल कौन से डिस्टेंस में? सर ए पार्टिकल में, ए डिस्टेंस में। और कोई भी पार्टिकल अगर अलोंग दी एक्सिस है ए या ए बाई टू डिस्टेंस में, तो ऐसे पार्टिकल हमको एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में टोटल कितने होते हैं सर? हमारे पास 6 होते हैं सर। देयरफॉर सर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। सर आपने मुझसे पूछ लिया फाइंड द नंबर ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नॉट नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब सर नेबर उसका कितना था? 8 डिस्टेंस में। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सा है जो उसके थोड़ा सा और नेक्स्ट पार्टिकल डिस्टेंस में? कौन सी डिस्टेंस में उसकी पार्टिकल आ रहा है सर? रूट टू एट डिस्टेंस में आ रहा है। सो रूट टू एट डिस्टेंस में दूसरा पार्टिकल है। और कोई भी पार्टिकल जो अलोंग द फेस डायगोनल आता है, वो पार्टिकल्स हमारे क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस में कितने होते हैं? टोटल 12। बेटा देखो इसको आप यूनिट सेल से इमेजिन मत करना बेटा, ये यूनिट सेल तो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा पार्ट है। अल्टीमेटली इस पार्टिकल से, इस रेफरेंस पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स रूट टू ए डिस्टेंस में, आप इसको देख के नहीं बोल सकते आप, ये तो उसका छोटा सा पार्ट है ना बेटा, उसके बीच से हमने एक निकाल लिया है। रूट टू ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स सर? 1 2 ऐसे करके टोटल 12 होते हैं, जो कि मैंने आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखाया था सेकेंड लेक्चर, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं। सिमिलरली किसी ने पूछ लिया नहीं सर मेरे को तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट बताओ। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेबर से नेक्स्ट टू नेक्स्ट, एक नेक्स्ट होगा और एक नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा। तो वो नेक्स्ट पार्टिकल उस रेफरेंस से कौन से जो डिस्टेंस में, दैट इज एट रूट थ्री है। और रूट थ्री डिस्टेंस में टोटल पार्टिकल्स कितने हो? 8। ये टेबल प्लीज आप याद रखो यार, बहुत जिंदगी बहुत आराम हो जाएगी आपकी, एकदम इंजॉयबल हो जाएगी आपकी जिंदगी, ठीक है ना। सिमिलरली लेट्स कम बैक टू बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपको पता है, डेफिनेशन आपको पता है, व्हाट यू मीन बाय बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? ऐसा यूनिट सेल जहां पे, अब देखो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या था? ऐसा यूनिट सेल जहां एटम्स प्रेजेंट होते हैं एट द कॉर्नर एज वेल एज एट बॉडी सेंटर। लेकिन यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल है, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा? ऐसा क्यूबिक यूनिट सेल जहां पार्टिकल्स क्यूब के कॉर्नर एज वेल एज क्यूब के बॉडी सेंटर में हो। बिकॉज हमारा जो क्रिस्टल लैटिस है क्यूबिक शेप का है, वी आर स्टडीइंग बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इट मींस यहाँ पे क्यूब के कॉर्नर और क्यूब के बॉडी सेंटर में हो, ऐसे इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। So what do you mean by cubic body centered? A cubic unit cell in which the particles are arranged only at corner as well as at the body center. क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ठीक है ना। दिस रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द पार्टिकल्स, अगेन दीज आर द सेंटर ऑफ द पार्टिकल्स, बट एक्चुअली दिस अरेंजमेंट इज लुक्स लाइक दिस, कि पार्टिकल बीच में भी है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है आपको स्फीयर बीच वाला, बट बीच वाला स्फीयर भी है एग्जैक्टली फर्स्ट ऊपर वाले स्फीयर नीचे वाले स्फीयर के बराबर है। वो जस्ट थोड़ा डायग्राम ऐसा प्रॉपर नहीं बना है, ठीक है ना। अदरवाइज जो बीच में जो सेंटर, बॉडी सेंटर में जो स्फीयर है, इट इज सिमिलर, इसका रेडियस भी सेम एज कंपेयर टू फर्स्ट ऊपर वाले रेडियस,
उनका 1/4 1/8 दिख रहा है, इसलिए आपको थोड़ा बड़ा छोटा का कंफ्यूजन हो रहा होगा, अदरवाइज दे बोथ हैव द सेम रेडियस। ठीक है, अब सुनना, अब देखो मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में लाया हूं कि सिंस द पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर्ड, अब कभी भी ऊपर वाले एटम्स कभी आपको टच नहीं कर पाएंगे बेटा, ऊपर के एटम्स कभी टच नहीं करेंगे, ऊपर के एटम्स टच नहीं। अब कौन कौन से एटम्स है जो आपस में टच करे, इमेजिन करो बेटा, एक लेयर है ऊपर, बीच में एक लेयर है बी बॉडी सेंटर की, फिर तीसरे एक लेयर है 4 एटम्स की। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ जो बीच में जो एटम है, जो रेड कलर का दिखा रहा हूँ, वो एटम ऊपर के चारों को टच कर रहा है, नीचे के चारों को भी टच कर रहा है, ऊपर के चारों को टच कर रहा है, नीचे के चारों को टच कर रहा है। तो क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एटम है, इसके अलोंग जो बॉडी डायगोनल के अलोंग सभी एटम्स आपस में टच कर रहे हैं। भाई ऊपर के अब चारों एटम्स आपस में कभी टच नहीं कर पाएंगे। Since the particle is present at center, therefore the particles at corner won't touch। अब कॉर्नर के एटम्स कभी टच नहीं कर पाएंगे। आप अरेंजमेंट करके देखना, घर पे आप सिमेट्रिकल 9 बॉल्स लाना और उस 9 बॉल्स को आप इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करना बेटा, ना आप कॉर्नर एटम्स को आप टच नहीं करा पाओगे। जैसे आपने एक बीच में एटम डाला, अब बॉल्स आपस में थोड़े से दूर में आ जाएंगे। अदरवाइज फिर अगर ऐसा हो गया, आपने अरेंज कर दिया, तो क्यूब नहीं होगा, वो क्यूबॉइड बन जाएगा, अदरवाइज वो क्यूब होगा ही नहीं। अगर आपने कॉर्नर एटम को टच करा के, सर मैंने तो करा दिया सर, ये कॉर्नर एटम को टच करा के, इट मींस अब वो क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होगा, वो क्यूबॉइड बन चुका होगा, अब उसकी वर्टिकल हाइट की लेंथ बढ़ गई होगी। अगर आप चाहते हो कि सभी लेंथ बराबर हो, तो तभी पॉसिबल है कि सर आपने जैसी सेंटर में रखा, बॉडी सेंटर में क्यूब को रखा, नो द कॉर्नर एटम्स अब वो टच नहीं करेंगे, वो थोड़े से बाहर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, नो अरेंजमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, सो दैट द क्रिस्टल द क्यूबिक यूनिट सेल इज क्यूब इन नेचर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर आप बोलोगे कॉर्नर एटम्स टच करा देंगे, तो क्या कॉर्नर एटम्स टच कराओगे तो यूनिट सेल आपका क्यूब नहीं रह जाएगा बच्चा। और हम पढ़ रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल, हम एनालिसिस कर रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल का। अगर आपने कॉर्नर एटम्स को टच कराया और आपने नीचे वाले एटम्स के कॉर्नर को टच कराया, बीच में एक बॉल रख दिया आपने, तो बेटा देखना उसकी हाइट, अब हाइट जो है वो उसके सरफेस जो ये जो बेस है इसकी लेंथ, अगर ये ए है, ये ए है, तो हाइट जो होगी वो बी कुछ हो जाएगी आपकी, नहीं। ठीक है ना, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट देखो कितना टाइम हो चुका है, बेसिकली 37 मिनट्स हो चुके हैं। सो हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स को पूरा कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स को कवर करते हैं, इसको अच्छे से खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट अगेन, अब मैं आपको पूछूं कि तो फिर अल्टीमेटली सर अगर हमको यहाँ पे यूनिट सेल का एक एज लेंथ का कंपैरिजन चाहिए, तो सिंस द पार्टिकल एट बॉडी सेंटर्ड इज टचिंग द टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर, वो जो पार्टिकल एट द बॉडी सेंटर है ऊपर वाली लेयर और नीचे लेयर को टच कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल द एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल आर टचिंग ईच अदर। अब जो एटम्स अलोंग द बॉडी डायगोनल सबको टच कर रहे हैं, भाई ऊपर के एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे, बट द एटम्स अलोंग द बॉडी, बिकॉज ये वाला एटम ऊपर के चार को टच कर रहा है, नीचे के चारों टच कर रहा है, therefore the atoms along the body diagonals are now touching each other। अब यहीं से मेरा एज लेंथ का डेटा निकलेगा कि द एटम्स अलोंग द एज बॉडी डायगोनल्स आर टचिंग ईच अदर। ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज एबी टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको एबी टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। बच्चों कंफ्यूज मत होना, आगे जाके आपको टाइप में एबी टाइप ऑफ पैकिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन वो एबी टाइप ऑफ पैकिंग होगा, वो एबी टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। सुना बेटा, वहां पे एबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट होगा, लेकिन ऊपर वाली जो लेयर होगी, ठीक है ना, वो जो बॉटम लेयर होगी, लाइक जो बेस लेयर होगी, सुनो बेटा 2D क्लोज पैकिंग में आपको पढ़ाया बेटा, मैं 2D क्लोज पैकिंग में बेस लेयर हो सकती है या तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है या तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है। अभी आगे जाके आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एबी टाइप ऑफ पैकिंग, लेकिन वहां पे जो बेस लेयर होगी ना वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगी, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की होगी। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा स्क्वायर क्लोज पैकिंग, तो जो बेस लेयर है वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इट मींस एटम्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है बेटा, जो एटम्स एक लेयर में है, सिमिलरली दूसरा एटम भी सेम आइडेंटिकल ही है। तो देखो ना बेटा, ये एटम है, ये इसी एटम के जस्ट सेकेंड रो का एटम भी जस्ट उसके सामने ही है, वो एटम आपने उसके दोनों के सेंटर सेम लाइन के होंगे, इसी को तो बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सो इट इज एबी टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये ए लेयर है आपकी, बी लेयर आपकी कोई दूसरी है, मिडिल लेयर आपकी कोई दूसरी है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे। सो इट इज नोन एज ए लेयर, it is known as B layer, again it is a A layer।
सो इट इज AB टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अगर मैं लिख रहा हूं AB टाइप ऑफ पैकिंग, तो बाय डिफॉल्ट मैं आगे जाके आपको पढ़ाने वाला उसको मानेंगे, जब तक मैं मेंशन ना करूं AB टाइप ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका रीजन है, बाद में समझाऊंगा, बट अभी समझो। अगर मैं AB टाइप ऑफ पैकिंग लिख रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको आगे जाके जो पढ़ाने वाला हूं उसको मानेंगे। क्यों सर? बिकॉज हम जब AB टाइप ए लेयर बिछाते हैं, बी लेयर बिछाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ए लेयर को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मानकर, बिकॉज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज द मोस्ट स्टेबल पैकिंग। बेस लेयर हमेशा हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की करते हैं, जब आगे जाके हम क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स को करेंगे। बेस लेयर हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी, जहां पे सेकंड लेयर का स्फीयर हमारा, सेकंड लेयर का स्फीयर, सेकंड लेयर का स्फीयर हमारा, सेकंड लेयर मींस सेकंड रो का स्फीयर हमारा दो स्फीयर के बीच में रखा था। बताया था, बिकॉज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ स्टेबल क्रिस्टल लैटिस, बेस लेयर शुड बी मोर एफिशिएंट, मोर स्टेबल, मोर अच्छी पैकिंग होनी चाहिए। कई बच्चे जो मेरा पुराना सेशन देखे उसको लिंक कर पा रहे होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। पहले मैं आपको इसके लैटिस पॉइंट्स बता दूं। इसके लैटिस पॉइंट्स कितने होंगे हमारे? इसके लैटिस पॉइंट्स हो गए 9, ठीक है ना। 9 लैटिस पॉइंट्स, 8 एट द कॉर्नर, 1 एट द बॉडी सेंटर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो ये कितना आ जाएगा सर? 8 कॉर्नर एटम्स में प्रेजेंट है 8 में, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1/8, प्लस एक एटम प्रेजेंट है कहाँ पे? बॉडी सेंटर में, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है 1। देखो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ गए? 2। एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, नाउ सिंस वी हैव, हमने देखा है कि एटम्स, अभी थोड़े पहले एटम्स अलोंग दी बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल के अलोंग जो एटम्स है, एटम्स अलोंग दी बॉडी डायगोनल आर टचिंग ईच अदर, therefore मैं क्या बोल सकता हूँ, therefore can I write that कि √3a which is the length of body diagonal is equals to, कितने एटम्स हो जाएंगे? ये रेडियस r, देखो बेटा ये r, ये r, ये 2r और ये r, तो कितना हो गया? √3a इक्वल्स टू 4r। तो दिस इंप्लाइज a का वैल्यू कितना आ गया? इट इज 4r/√3। आपकी आदत होनी चाहिए यूनिट सेल की एज लेंथ को r के टर्म में एक्सप्रेस करने की, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है ना। अब अपना थोड़ा वो सिस्टम गर्म हो रहा है आई थिंक, ठीक है ना। तो फटाफट इसको वाइंड अप करते हैं अपन सेशन को, बीच में कैमरा बंद हो रहा है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एटम्स? कितने वॉल्यूम ऑफ एटम्स है यूनिट सेल में? सो इट इज गोइंग टू बी z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। सो एक एटम का वॉल्यूम है 4/3 आर क्यूब, कितने एटम है z, तो देखो इतना कितना आ गया 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अभी इसका z कितना है? तो 2 आया था। नो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल? सिंस यूनिट सेल क्या है मेरा, सिंस यूनिट सेल इज क्यूब, देयरफॉर वॉल्यूम कितना हो गया आपका? a क्यूब। ये कितना हो गया? a की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4r/√3 का क्यूब। सो इट इज 4r/√3 का क्यूब। कितना आ गया बताओ बेटा? 464r³ by 3√3, ठीक है ना। अब ये बताने के बाद मैं क्या बताता हूँ आपको, पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगा? इट इज व्हाट यू मीन बाय पैकिंग फ्रैक्शन, इट इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल में अपॉन, यही होता है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो इट इज 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना आया था? 64/3√3, 64r³ by 3√3। ये r³ हमेशा कैंसिल हो जाएगा, बेटा टेंशन मत लेना। पैकिंग फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एज लेंथ और रेडियस ऑफ द स्फीयर, वो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वॉल्यूम ऑफ एटम्स आएगा, नीचे वॉल्यूम ऑफ आपका क्यूब आएगा, जो कि हमेशा कैंसिल हो जाएगा। r³ हमेशा आपका कैंसिल हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी, इट इज गोइंग टू बी √3π/8। सब कैंसिल हो जाएगा, तब कितना आएगा? √3π/8। ये भी याद रखना है। और √3π/8 की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज 0.68। याद रखना है 0.68, √3π/8 भी याद रखना है। देयरफॉर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी आपकी? इट इज 0.68 इंटू 100 विच इज गोइंग टू बी 68%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी? 52.33%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी? 52.33%। इसकी आई 68%। क्या इससे कुछ कंक्लूड कर सकता हूं? दिस शोज दैट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज बेटर देन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एक ज्यादा स्टेबल, बेटर यूनिट सेल एज कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो कैन आई नोट दैट? क्या मैं नोट बना? दिस शोज दैट
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज बेटर देन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी पैकिंग ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस कितना हो जाएगा बेटा, परसेंटेज ऑफ वॉइड स्पेस होगा सर आपका 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, कितनी स्पेस हमारे एटम्स ने ऑक्यूपाई करी, सो इट इज 100 माइनस कितना था 68 आया था ना, तो कितने आ गए 32% स्पेस इसकी खाली बची है, अभी भी स्पेस काफी खाली है। अब इससे बेटर पैकिंग हम करेंगे थर्ड नेक्स्ट क्लास में, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जहां पे 74% ऑक्यूपाइड होगी, नेक्स्ट क्लास में प्रूव करूंगा आपका, ठीक है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद होने बेटा, Z इंटू ए अपॉन एन ए इंटू वी, तो यहाँ पे Z का वैल्यू कितना आएगा 2 इंटू ए, आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, एन ए का वैल्यू आपको पता है और वॉल्यूम है V, ठीक है ना। V यहाँ पे आपको पता है बेटा कितना आएगा, V इज ए क्यूब विच इज 4r बाय रूट 3 का होल क्यूब। ये सब टिप्स में होना है बच्चा, देखो रट्टा नहीं मारोगे बट एटलीस्ट आपको फॉर्मूला याद रहे। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में सर रूट 3a इक्वल्स टू 4r होता है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4r बाय रूट 3, तो देखो ये 4r बाय रूट 3 का होल क्यूब है, ऐसे याद रखोगे। एवोगाड्रो नंबर आपको पता है बेटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ए आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना, टेंशन मत लो आप लोग। अब ये पार्ट आप लोगों के लिए ट्रिकी है, अच्छा पार्ट है बच्चा। यहाँ पे अगेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट नियरेस्ट नंबर, वी आर आल्सो गोइंग टू कैलकुलेट द नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। अब ये रेफरेंस पार्टिकल देखो बेटा, अब इस रेफरेंस पार्टिकल से कौन कौन से डिस्टेंस पे पार्टिकल है जो आपको लग रहा है नियरेस्ट है, आपको जो लग रहा है पहले आप देख लो। सर एक पार्टिकल है जो 8 डिस्टेंस में है, सर एक पार्टिकल है जो कि √2 डिस्टेंस में है। अब एक और देखो बेटा, एक पार्टिकल ऐसा है जो इसके √3a/2 डिस्टेंस में है, बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल है, ये डिस्टेंस क्या है आपका √3a/2। कौन सा डिस्टेंस है जो मिनिमम है बेटा, कौन सा पार्टिकल है जो सबसे नियरेस्ट हुआ, ए वाला, √2 वाला कितना 1.4, √3a/2 कितना होगा, √3/2 की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 1.73 डिवाइड बाई 2, 0.865 टाइम्स ऑफ ए। कौन सा पार्टिकल जब से सबसे नियरेस्ट हुआ बेटा, √3a/2। अब कोई भी पार्टिकल जो अलोंग दी बॉडी डायगोनल है, तो ऐसे पार्टिकल कितने होते हैं एक क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस में, नॉट इन यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस है बेटा, ये तो यूनिट सेल है बट यूनिट सेल एक लैटिस का पार्ट है, तो इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं ये तो आपको लैटिस की मदद समझ में आएगा। और अलोंग दी बॉडी डायगोनल अगर कोई पार्टिकल है जो उस रेफरेंस पार्टिकल को टच करे, तो ऐसे पार्टिकल्स कितने थे मैंने आपको बताए थे बेटा, टोटल कितने पार्टिकल्स थे ऐसे 8। टेबल याद करो बेटा, √3a/2 या √3a डिस्टेंस में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं जो टच करते हैं उसको डायरेक्टली, दैट इज 8, जो सबसे उसके नियरेस्ट होते हैं। तो यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, पहली बात उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आपको, विच इज बेसिकली नियरेस्ट नेबर, तो उस नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, अब √3a/2 हो गया, और उस ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं 8, ये हमने पहले देख लिया है, डायग्राम दिखा दो फिर से। 8 कैसे आया था सर, ये रहा 8, ये एग्जांपल आपको बताया था बेटा, किसी भी क्यूबिकल क्रिस्टल लैटिस में कोई पार्टिकल अगर है, उस रेफरेंस पार्टिकल से √3a डिस्टेंस में टोटल पार्टिकल कितने होते हैं हमारे पास 8 होते हैं। ये डायग्राम से आपको समझ में आएगा। क्यूबिकल यूनिट सेल से मत करना बेटा, हम यूनिट सेल की बात नहीं कर रहे, हम बात करें कि वो पार्टिकल से डायरेक्टली उसको पार्टिकल कितने टच कर रहे हैं, तो बेटा आपको पूरा लैटिस को इमेजिन करना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर को डील करने के लिए आपको पूरा लैटिस को एनालाइज करना, ना कि यूनिट सेल को। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट सेल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटायर लैटिस। उस लैटिस में एक पार्टिकल कितने पार्टिकल डायरेक्टली टच कर रहे हैं जो सबसे पास में है, इट इज अ नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, दैट इज व्हाट मींट बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे नियरेस्ट पार्टिकल कितना हो गया बेटा √3a/2, और √3a/2 में जो पार्टिकल होता है, ऐसे पार्टिकल कितने होते हैं ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में बता दिया, दैट इज व्हाट 8। बट सामने वाले ने मुझसे कोऑर्डिनेशन नंबर, मुझसे उसने एक और चीज बोली, हाउ मेनी ऑफ देम आर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, इसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं, इसके नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने, नेबर नहीं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने हैं।
अब नेक्स्ट पार्टिकल कौन सी डिस्टेंस में जो पास है उसके, तो रूट 3a/2 में तो एक था, अब a या रूट 2a, तो कौन सी लेंथ जो छोटी है, दैट इज a। अब अलोंग द एज लेंथ a ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास, 6। रट्टा होना चाहिए बेटा, एकदम टिप्स में होना चाहिए, 6 होते हैं। एक अलोंग दी, ये ऐसे ऐसे पार्टिकल एक पीछे होगा, एक अलोंग ऐसे ऐसे वाई एक्सिस में 2 है, जेड एक्सिस में 2 होते हैं और एक एक्स एक्सिस में 2, ऐसे करके टोटल 6 पार्टिकल्स होते हैं अलोंग दी ए डिस्टेंस। ये जो पार्टिकल आपको रेफरेंस पार्टिकल दिख रहा है, इसके आगे एक है, ऐसे पीछे एक होगा। सिमिलरली एक ये पार्टिकल ए डिस्टेंस में, इसके बगल में एक पार्टिकल होगा जो ए डिस्टेंस में होगा, और एक ऐसे प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे है जो एक पार्टिकल डिस्टेंस में होगा। तो ऐसे करके ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6। लेकिन बेटा ये पार्ट मैंने इस यूनिट सेल से नहीं निकाला है, इसको पूरा क्रिस्टल लैटिस से निकाला है। किसी ने पूछा सर मेरे को नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बता दो सर। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में बेटा, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन से डिस्टेंस में, रूट 2 है, और रूट 2 डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास, 12। ठीक है ना, तो इसको मैं टेबल के फॉर्म में पुट कर दूं। सो अगर आपसे टाइप ऑफ नेबर पूछा गया, अगर आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ देम आर नियरेस्ट नेबर, आपसे पूछा गया कि नियरेस्ट नेबर जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, कौन सी डिस्टेंस में, तो आप बोलेंगे सर इट इज एट √3a/2। और ऐसे पार्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास, 8। ठीक है ना। और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया हाउ मेनी ऑफ देम आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, सॉरी हाउ मेनी ऑफ देम नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो थर्ड हो गया ना, हाउ मेनी ऑफ देम आर नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, कितने पार्टिकल नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है इसके। अब इसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बोलते हैं। अब नेक्स्ट नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा है सर, उसके 8 डिस्टेंस में, और ऐसे पार्टिकल कितने होते हैं, 6। ठीक है ना। एंड हाउ मेनी ऑफ देम आर नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। ठीक है ना, ये सब जेई मेंस के सवाल हो गए और जेई एडवांस के सवाल हो गए। नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर वो पार्टिकल होगा √2 डिस्टेंस में, √2 डिस्टेंस वाले पार्टिकल्स कितने होते हैं, 12। कुछ भी पूछ सकता है बेटा। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में, √3a/2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर कौन सी डिस्टेंस में था, 8 डिस्टेंस में था। नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस में, √2a डिस्टेंस में था, तो वो कितने हो गए थे, 12। और नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने थे, √3 डिस्टेंस, जो कि कितने हुए थे, 8। वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में नियरेस्ट नेबर कौन से डिस्टेंस में, √3a/2। इसकी वैल्यू कम है बेटा, 1.73/2, सो लेस देन 1 आएगा। सो लेस देन 1 मींस a से भी छोटी वैल्यू हो गई। और अलोंग दी बॉडी डायगोनल वाले पार्टिकल्स, ऐसे कैसे पार्टिकल कितने होते हैं टोटल, अगर कोई पार्टिकल अलोंग दी बॉडी डायगोनल है, तो ऐसे पार्टिकल्स जो डायरेक्टली टच करते हैं, ऐसे पार्टिकल पूरे लैटिस में कितने होते हैं आपके पास, 8। इमेजिन करा दिया था आपको सेकंड क्लास में, सेकंड लेक्चर नंबर 2 में। देखो बेटा रटना नहीं पड़ता, अदरवाइज ये बच्चों को ये डेटा रटना पड़ता है। हाँ आपको मेरी तरफ से रटना पड़ेगा सर ये कि क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम के लिए, जो कि एक लैटिस की मदद से, एक लैटिस पूरा समझाया आपको, ये क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम का पूरा लैटिस, एक पूरा क्यूब का लैटिस समझाया कि जिसमें एक क्यूब को चारों तरफ से क्यूब घेर रखे हैं, तब एक पर्टिकुलर पार्टिकल को ए डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स डायरेक्टली टच करें, 6। √2a डिस्टेंस में कितने पार्टिकल्स टच करें डायरेक्टली, 12। और √3 डिस्टेंस में कितने पार्टिकल, उसके आपको मैंने बताया था 8। ये मैंने आपको दिखा दिया था। अब उसी डिस्टेंस को आप यहाँ देख लो कि कौन से डिस्टेंस मिनिमम है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। कौन से डिस्टेंस नेक्स्ट है, तो उसको नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया। ठीक है ना। आई थिंक मैंने आपको अपनी सभी बात क्लियर कर दी। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 टाइप्स ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, 52.33, याद हो जाना चाहिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, 68%, याद हो जानी चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल का, एज लेंथ और आर के टर्म में क्या रिलेशन था, A equals to 2r, because in simple cubic unit cell atoms along the edges are touching each other। दो atoms आपस में along the edges are touching each other, A equals to कितना, 2r। in case of body centered cubic unit cell atoms along the body diagonals are touching each other। so कितने atoms हो गए, so ऊपर का r, नीचे का बीच का 2r, नीचे का, तो 4r equals to √3a। so A equals to कितना आ गया, 4r/√3। ये सभी चीजें टिप्स में होना चाहिए बेटा, आपके तुरंत आना चाहिए आपके रिजल्ट्स। ठीक है ना। सो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं अपन, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में आई विल कंप्लीट दी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमारा क्यूबिक यूनिट सेल का एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे वॉइड्स के बारे में, और वॉइड्स को पढ़ाने के बाद आपको पैकिंग पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में कैसे पढ़ाया है, पहले पैकिंग पढ़ाया बाद में वॉइड्स। अब पैकिंग पढ़ाते समय वॉइड्स का यूज कर दिया, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा। सो पहले हम वॉइड्स को समझेंगे, वॉइड्स क्या होते हैं,
वॉइड्स में रेडियस रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम वॉइड्स को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे पैकिंग अरेंजमेंट कि 3D में हम पैकिंग कैसे करते हैं। और जब हम 3D में पैकिंग करेंगे तो बेस लेयर हम हमेशा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करेंगे, जहां सेकंड लेयर सेकंड रो ऑफ एटम्स को उसके वॉइड्स में रखेंगे, बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो आज की क्लास में खत्म करते हैं। एंड बिफोर आई एंड अप माय सेशन, प्लीज 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 बच्चों, अगर आपको सेशन से मजा आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको याद हो रही रिजल्ट, तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, उसको प्रमोट करें। एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन टू माई टेलीग्राम चैनल दैट इज t.me/abhay chemistry, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फॉर योर नोट्स एंड क्वेरीज। वहां पे आपके डाउट्स को सॉल्व करता हूं मैं। नो डाउट इज नॉट अ बेटर प्लेटफॉर्म, बट स्टिल आई एम ट्राइंग बेस्ट कि जहां मैं आपके डाउट्स को एटलीस्ट कुछ हद तक सॉल्व कर सकूं। और साथ ही साथ आपको इस चैनल के थ्रू मैं आपको सभी नोट्स को प्रोवाइड करते रहूंगा। प्लीज ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड सपोर्ट अस, ठीक है। तो सी यू बच्चा अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एवरीवन।